हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ बेटे। हिस्ट्री की 3 ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट। और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन से। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो वेस्टर्न यूरोप में हुई थी। अभी मैं आपको वेस्टर्न यूरोप का पॉलिटिकल मैप शेयर करूंगी आपके साथ में बिटवीन 9th एंड द 16th सेंचुरी। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 11 का ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा सेंचुरीज के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि ये सेंचुरीज का क्या एक्चुअली में। मुझे पता है क्लास 10 तक आप पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है बिकॉज ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस आई एम हैविंग कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती। सेंचुरी जब हम बात कर रही हैं 9th एंड 16th सेंचुरी, तो हम कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 9th और 16th सेंचुरी का मतलब है दैट वी आर टॉकिंग, देखिए सेंचुरी हमेशा लाइक वी आर, हम लिखते हैं 20th सेंचुरी, ठीक है ना? तो ये हमेशा एक साल आगे रहता है। 21st सेंचुरी, सेंचुरी क्या होती है? 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं। तो 9th एंड 16th सेंचुरीज जब हम बात कर रहे हैं तो ईयर जो है वो हम बात करेंगे, एक साल आगे के ईयर की बात करेंगे हम। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम लिखते हैं ना 18th सेंचुरी, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का मतलब है ईयर 1800 एंड सम, ईयर 1900 एंड समथिंग। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द दिस पोर्शन दैट व्हाट वी कॉल इज 9th एंड 16th। ये चैप्टर जो हम करने के लिए जा रहे हैं, ये चैप्टर में हम वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस आई थी 9th एंड 16th सेंचुरी में, हम उसके बारे में करने जा रहे हैं आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का फॉल हो गया था एंड मेनी ग्रुप्स जर्मनिक पीपल ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से उन्होंने रीजन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए थे। रीजन्स ऑफ ईस्टर्न इटली, इटली, स्पेन एंड फ्रांस, ये रीजन्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे। अब ये जो रीजन्स हैं ये कौन से रीजन्स हैं, ये मैं अभी आपको मैप में अभी आपको देखकर उसको आपको क्लियर कर रही हूँ मैं। और अब मैं आपके साथ में एक बार मैप शेयर करूंगी कि ये रीजन्स कौन से हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। मैप पॉलिटिकल शेयर कर रही हूँ, वर्ल्ड का पॉलिटिकल। इसमें हमने पढ़ा है, ये देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं ये, दिस इज इटली, आप देख रहे हैं इटली, ये जर्मनी है, ये स्पेन है। और हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वो एरिया जो है दिस इज वेस्टर्न यूरोप। ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये हम बात कर रहे हैं। एंड ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि हम बात कर रहे हैं इसमें वेस्टर्न यूरोप की। ये आप याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न यूरोप, इटली, स्पेन, जर्मनी। देखिए मैप की नॉलेज आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, बिकॉज मैप की नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं आप लोग, दैट इज दी बेस्ट। जैसे खाने में नमक जरूरी होता है, ऐसे ह्यूमैनिटीज के लिए प्लीज मैप की नॉलेज, ज्योग्राफी के लिए नहीं, आपको पॉल साइंस एंड इवन हिस्ट्री के लिए भी मैप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट वॉज फ्रीक्वेंट। बहुत ज्यादा होता था, कोई यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स थी नहीं। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट मतलब कोई लीड करने के लिए नहीं था, तो आपस में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता था और रिसोर्सेज गैदर करते थे। देयर वॉज नीड कि रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट वंस लैंड, कि एक दूसरे से रिसोर्सेज गैदर करते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड, जिसके पास जितनी जमीन उतना ज्यादा वो पावरफुल। एंड फीचर्स जो थे दे वर डिराइव फ्रॉम रोमन इंपीरियल ट्रेडिशंस। ये आप देखिए रोमन इंपीरियल ट्रेडिशंस, जर्मन क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन था रोमन एम्पायर का। प्लीज माइंड इट, क्रिश्चियनिटी वाज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। 1 मार्क में आपको ये आ सकता है। एंड फ्रॉम द 4th सेंचुरी सर्वाइव द कोलैप्स ऑफ रोम,
एंड ग्रेजुअली स्प्रेड, आप देखिए रोम कोलैप्स हो गया, उसके बाद में ये क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप में। सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टर्की ऑल्सो। चर्च जो है ये मेजर लैंड होल्डर हो गई। आपको अगर याद हो, आप लोगों ने मिडिल क्लासेस में आप लोगों ने वो भी पढ़ा था रेनेसेंस के बारे में। तो चर्च जो थी वो सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल गैदरिंग्स, ऑल पॉलिटिकल ऑर्डर्स चर्च से आते थे। चर्च बिकेम द मेजर लैंड होल्डर। पॉलिटिकल पावर यूरोप में सबसे ज्यादा चर्च के पास थी। तो थ्री ऑर्डर्स, द फोकस ऑफ दिस चैप्टर आर थ्री सोशल कैटेगरीज। क्रिश्चियन प्रीस्ट, मतलब जो चर्च को बिलोंग करते थे, वो नोबल्स जिनके पास लैंड थी, एंड नेक्स्ट इज अबाउट द पीजेंट्स, एंड नेक्स्ट इज अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स मतलब ये तीन कैटेगरीज हो गई, आप देखिए, नोबल्स, देन प्रीस्ट एंड पीजेंट्स। और अगर मैं अपने इंडियन ट्रेडिशन में कहूं तो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड जो शूद्रास या किसान, पीजेंट्स लोएस्ट कैटेगरी। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपको। इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। आपको याद होगा इंडिया में जमींदारी सिस्टम था, वेरी क्लोज टू दैट जमींदारी सिस्टम ये फ्यूडलिज्म जो है ये एक सिस्टम था जो बहुत ज्यादा यूरोप में उस समय ये पॉपुलर था। फ्यूडलिज्म जो है ये डिराइव कहाँ से हुआ? ये फ्यूडलिज्म जो है हिस्टोरियंस इसको यूज करते हैं इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप जो यूरोप में मिडिवल पीरियड में थी, मिडिवल पीरियड में थी। और ये वर्ड कहां से हुआ है? जर्मन वर्ड फ्यूड। फ्यूड का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े जब इन लोगों के पास, जिनके पास थे, इट वॉज नोन एज दिस सिस्टम कॉल्ड एज फ्यूडलिज्म। मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके पास इकोनॉमिक पावर भी बहुत थी, लीगल पावर भी थी, लीगल कंट्रोल भी था, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप्स भी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ये फ्यूडलिज्म जो है, ये इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। ये देखिए इंग्लैंड, ये पार्ट है, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये पूरा वेस्टर्न यूरोप है। वेस्ट अगर आप इंडिया के मैप से विजुअलाइज करें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में राजस्थान, गुजरात जहां पे है वो वेस्टर्न साइड है, और ईस्टर्न साइड वो है, इंडिया के मैप से अगर आप विजुअलाइज करें तो ईस्टर्न साइड वो है जहां पे आसाम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। नाउ मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी जो डेवलप हुई थी मिडिवल फ्रांस में पहले, बाद में इंग्लैंड में, और उसके बाद ये सदर्न इटली में। तो फ्यूड का मतलब है पीस ऑफ लैंड, जमीन के टुकड़े, जैसे मैंने भी आपको बताया था, जमीन के टुकड़े, ये फ्यूडलिज्म का बेसिक मीनिंग है। इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म क्या कहता है? आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म इन इकोनॉमिक सेंस, अलग अलग उसमें रेफर करता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी फ्यूडलिज्म क्या मेंशन करता है, और इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है? फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिसका बेस क्या है? लॉर्ड एंड पीजेंट्स, मतलब गुलाम और जमीन जिसके पास है, जमींदार। अगर मैं इंडियन टर्म्स में इसका इंटरप्रेट करूं तो बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, द लेटर दे, लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड। मतलब वो जो जो पीजेंट्स थे वो बेचारे अपनी भी जमीन में खेती करते थे और वो लॉर्ड्स की जमीन में भी खेती करते थे। पीजेंट्स लेबर सर्विसेज देते थे, और एंड हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री, और लॉर्ड उनको क्या देता था? मिलिट्री प्रोटेक्शन। और एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल था उनका पीजेंट्स के ऊपर। मतलब ओवरऑल सारा ही पावर इनके पास थी, क्योंकि इनके पास जमीन थी, और जमीन थी तो पैसा भी था इनके पास में। They had also had extensive judicial control over peasants. So feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects. मतलब फ्यूडलिज्म केवल एक इकोनॉमिक सेंस नहीं है, वो इनके जो पीजेंट्स थे उनकी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करता था, पॉलिटिकल लाइफ को भी इफेक्ट करता था, और उन सब पे कंट्रोल इन सभी फ्यूडल लॉर्ड्स का था। तो फ्यूडलिज्म दस वेंट बियॉन्ड। अगर आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये वाली स्टेटमेंट आती है, तो आप इसका ऊपर वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ध्यान रखिएगा। ऑल्दो इसकी जो रूट्स हैं
ये आप रोमन एम्पायर में देख सकते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ फ्रेंच किंग। फ्यूडलिज्म एस्टैब्लिश वे ऑफ लाइफ इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो, मतलब रोमन एम्पायर में भी देख सकते हैं आप इसकी। और ये फ्यूडलिज्म जो है ये यूरोप के कई पार्ट्स में फ्यूडलिज्म, बहुत सारे पार्ट्स में फ्यूडलिज्म जो है वो स्प्रेड हो गया था। और ये फ्रेंच किंग है, वन मार्क में ये वेरी शॉर्ट में ये आ सकता है, ये फ्रेंच किंग जिनके टाइम पे ये फ्यूडलिज्म जो है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। नाउ फ्रांस एंड इंग्लैंड, अब हम बात कर रहे हैं दो इनकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की। एक बार मैं आपको मैप में दोबारा से आपको दिखा दूं। हम बात कर रहे हैं इसमें, ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कि ये दो कंट्रीज में ये क्या सिस्टम था ये। नाउ फ्रांस एंड इंग्लैंड, गॉल ये एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर का, जिसकी एक्सटेंसिव बहुत फैली हुई कोस्ट लाइन थी, माउंटेन रेंजेस थी, रिवर्स थी, फॉरेस्ट, लार्ज ट्रैक्ट्स थे प्लेन्स के, जो एग्रीकल्चर को सूट करते थे। द फ्रैंक्स एक जर्मन ट्राइब थे। ये एक प्रोविंस था, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये आपके बहुत काम आएगा। फ्रैंक्स ये एक जर्मेनिक ट्राइब थे, और दे गेव देयर नेम टू गॉल मेकिंग इट फ्रांस। ये एक्चुअली में फ्रांस नाम कैसे बना, ये एक ट्राइब थे जिनके नाम पे ये फ्रांस जो है ये नाम बन गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। फ्रैंक्स ये एक जर्मन ट्राइब था, गेव देयर नेम टू गॉल, एंड गॉल एक प्रोविंस था, उस प्रोविंस को उन्होंने नेम दे दिया था। और इन दिस सेंस ये एक किंगडम बन गया था जिसपे फ्रेंच रूल कर रहे थे। फ्रेंच के बहुत क्लोज लिंक थे चर्च के साथ में, जो चर्च जो बाद में फिर स्ट्रेंथन हो गई थी। पोप गेव किंग चार्मेलैंग द टाइटल ऑफ होली रोमन एम्परर टू एंश्योर हिज सपोर्ट। आप देखिए पोप सारा चीजों का जो करता धरता थे वो पोप थे, जैसे हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं, ऐसी सारी चीजों के जो करता धरता थे वो पोप थे। अक्रॉस अ नैरो चैनल lay the island of England and Scotland 11th century में, and it was conquered by a duke from French province Normandy। नॉर्मडे आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। एक बार मैं आपको दोबारा से मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मडे, और ये एक इंग्लिश चैनल है, वेरी नैरो इंग्लिश चैनल है ये इसके थ्रू ये रूट जो है ये पास ऑन हुआ था ये। नाउ अबाउट तो फ्रांस एंड इंग्लैंड अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, एक नैरो चैनल के बीच में ये आइलैंड था। 11th सेंचुरी में यही आइलैंड वॉज कॉन्कर्ड बाय अ ड्यूक जो फ्रेंच प्रोविंस को बिलोंग करता था, नॉर्मंडी। उन्होंने इसको कॉन्कर कर लिया था, मतलब स्टार्टिंग में फ्रांस के ड्यूक ने इंग्लैंड का वो एरिया कॉन्कर कर लिया था। अब थ्री ऑर्डर्स, फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव, फ्रेंच प्रीस्ट मतलब जो फ्रांस के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, वो बिलीव करते थे इन द कॉन्सेप्ट दैट पीपल वर मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द, कि लोग जो हैं ये तीनों में से किसी एक ऑर्डर के मेंबर हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। अगेन आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था वर्क के ऊपर ही तो बेस्ड था वो। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ कराना, क्षत्रियास का काम राजपाट करना, वैश्यास देवर द मोस्ट साइलेंट ऑब्जर्वर एंड वेरी एक्टिव, बिजनेस संभालना। शूद्रास वेरी लो मीनियल जॉब्स करते थे ये। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्क फ्रेंच प्रीस्ट ने ये आदेश दे दिया था, कि उन्होंने ये कहा था दैट ये जितने भी लोग हैं वो इन ऑर्डर्स, थ्री ऑर्डर्स, हमारे इंडियन हिस्ट्री में फोर थे और इसमें थ्री ऑर्डर्स हैं, किसी ना किसी पार्ट को ये बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग करेंगे। सेकेंड ऑर्डर नोबिलिटी, जैसे हमारे यहाँ क्षत्रियाज है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ नोबिलिटी। आप देखिए थ्री ऑर्डर जो हैं ये इंट्रोडक्शन है। द थ्री ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी वर ब्रॉडली क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। क्लर्जी का मतलब हो गया ये जो पोप वगैरह हो गए, और नोबिलिटी नोबल जैसे मिनिस्टर्स हो गए, और पीजेंट्स मतलब द लोएस्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइम। प्रीस्ट जो है सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी में मानते थे, नोबल सेकंड में, एंड नोबल जो है सेंट्रल रोल सोशलिज्म में, सोशल प्रोसेस में नोबल्स का होता था।
क्योंकि लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका होता था? नोबल्स का होता था, बिकॉज उनके पास लैंड थी. दिस कंट्रोल वॉज द आउटकम ऑफ द प्रैक्टिस कॉल्ड वेसल. ये क्या है, अभी इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ. तो ये पैराग्राफ में मैंने आपको बताया तीन ऑर्डर, अब आप लोगों को याद हो भी गए होंगे. तीन ऑर्डर्स के जो नेम है, क्लर्जी, nobles and peasants. King of France linked to the people of vessels similar to the practice of Germany people. अब बिग लैंड ओनर्स जो नोबल्स थे, दे वर द वेसल्स ऑफ द किंग, मतलब सबॉर्डिनेट ऑफ द किंग कह लीजिए आप. एंड द बिग लैंड ओनर, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो किंग के वेसल्स थे, उसके सबॉर्डिनेट थे. नोबल मैन एक्सेप्टेड द किंग एज हिज सीनियर. नोबल मैन जिसे कहते हैं ना, ऐसे करके सिर झुका के उन्होंने अपना सीनियर किंग को मान लिया था. एंड दे मेड म्यूचुअल प्रॉमिस. और वो म्यूचुअल प्रॉमिस क्या थी? आपस में इनका गिव एंड टेक था. म्यूचुअल प्रॉमिस थी कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे. एंड इट वॉज द, ये सीनियर, ये फ्रेंच वर्ड है सेन्योर. दे मेड अ म्यूचुअल प्रॉमिस. लॉर्ड हैज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग प्रोवाइडिंग बेड, कि जो किंग है वो सबका अन्नदाता है. और हु वुड प्रोटेक्ट द वेसल हु वुड बी वेरी, और वो अपनी वेसल जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, और वो वेसल जो है वो उनको, इट वुड बी लॉयल टू देम. ये जो रिलेशनशिप है, मैं दोबारा आपको बता दूं, नोबल्स ने किंग को अपना सीनियर मान लिया था. और जब नोबल्स ने किंग को अपना सीनियर मान लिया, तो वो उसको किंग प्रोटेक्शन करते थे. और लॉर्ड को ये वर्ड जो है वो उनके ब्रेड प्रोवाइड करते थे, मतलब अन्नदाता थे. ये जो रिलेशनशिप है, इन्वॉल्व इन इलेबोरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वोज. मतलब इलेबोरेट मतलब शपथ लेना, जैसे हम देखते हैं ना वो पिक्चर्स वगैरह में कि शपथ लेना. एट दिस सेरेमनी वेसल रिसीव्ड written order, charter, or a staff, or even a clod of earth as a symbol of the land that was been given to him by his master. एक सेरेमनी होती थी, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा पे हमारे यहाँ सेरेमनी होती है ना, पर दैट इज द पायस सेरेमनी. यहाँ पे वो सेरेमनी जो है, ये रिलेशनशिप था ये, कि बहुत इलेबोरेट रिचुअल्स होते थे. एक्सचेंज ऑफ वोज, शपथ का एक्सचेंज किया जाता था बाइबल पे, जैसे हम गीता पे शपथ लेते हैं ना, गीता पे रखकर, वो बाइबल पे शपथ लेते थे. और इस सेरेमनी में वेसल को एक रिटन चार्टर मिलता था. और रिटन चार्टर का मतलब हो गया कि एक जैसे लेटर मिल गया, और एक सर्टिफिकेट मिल गया उसको, और अ स्टाफ और इवन अ क्लॉड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ द लैंड, कि उसके मास्टर ने उसको वो जमीन का हिस्सा उसको दे दिया है. जैसे आपको अगर याद हो, तो अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम था, वेरी क्लोज टू दैट. नोबल को, अब नोबल जो है उस पर्टिकुलर एरिया का वो राजा बन गया, अनडिक्लेयर्ड किंग. नोबल एंजॉयड द प्रिविलेज स्टेटस. एब्सोल्यूट कंट्रोल उस प्रॉपर्टी पे नोबल का हो गया. ये देखिए, ये एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया नोबल का. लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी. अब वो अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर लैंड का टुकड़ा जो उसको राजा ने दे दिया था, वो कुछ भी कर सकता था, वहां के लोगों से कुछ भी कर सकता था. राजा नहीं उसके अगेंस्ट सुनेगा कोई. ही वॉज अ लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल जो उस पर्टिकुलर जमीन के टुकड़े पर रहते थे. ही ओन वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिसमें फिर अपना भी घर था उसका, उसकी प्राइवेट फील्ड थी, उसके पैश्चर, पैश्चर मतलब होता है जहाँ पे उसके एनिमल्स जो हैं वो घूम सकते थे. होम्स थे, टेनेंट पीजन थे, और उसके घर को कहा जाता था मैनोर. एंड प्राइवेट लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय पीजेंट्स, जिनको हु वर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द फूट सोल्जर्स आल्सो इन द बैटल व्हेन रिक्वायर्ड. एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, उसको राजा की तरफ से जमीन मिल गई, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे प्रॉपर्टी के कागज मिल गए. अब उस जमीन का वो एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड किंग हो गया. उसके पास बहुत बड़ी जमीन, अपना भी घर, और उसका बहुत बड़ा घर, प्राइवेट फील्ड्स भी थी उसकी, जमीनें भी थी जहाँ पे उसके एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग कर सकते हैं. और उसके हाउस को कहा जाता था मेनोर. एंड दिस लीड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेनोरियल एस्टेट.
और उसका जो घर था इसको मेनोर कहा जाता था। प्राइवेट लैंड वर कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स हु वर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज फूड सोल्जर। और उसके पीजेंट जो थे उनको सारे काम करने होते थे जमीन पे, मतलब खेती बाड़ी भी करेंगे वो, दे विल लुक आफ्टर द फार्म्स आल्सो, एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड तो वो उसको अपनी आर्मी भी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस गिव्स राइज टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मेनोरियल स्टेट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मेनोरियल स्टेट। आप मेनोरियल एस्टेट को ऐसे ले लीजिए जैसे हमारे इंडिया में बड़े जैसे होता है ना दीवान, छोटे राजाओं वगैरह की हवेली हुआ करती थी, उनके छोटे छोटे महल हुआ करते थे, इट इज लाइक दैट। लॉर्ड हैड हिज ओन मैनोर हाउस, और ही ऑल्सो कंट्रोल विलेजेस। हंड्रेड ऑफ विलेजेस होते थे और उसमें रहने वाले सारे पीजेंट्स उनके अंडर होते थे। स्मॉल मेनोरियल एस्टेट कुड कंटेन डजन फैमिलीज, लार्ज एस्टेट 50 और 60। मतलब छोटी स्टेट में 10-12 फैमिलीज होंगी, और जो बड़ी एस्टेट होती थी उसमें, इस पैराग्राफ का देखिए हर एक सेंटेंस एक अलग पॉइंट है, प्लीज माइंड इट, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, अलग पॉइंट है वो, एंड इसीलिए मैंने पूरा ये हाईलाइट किया है। अब स्मॉल मेनोरियल स्टेट कुड कंटेन डजन, लार्ज में 50 से 60 फैमिलीज। 50 से 60 फैमिली मतलब आप ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 5 लोग लगाइए तो 6 राउंड अबाउट 300 to 400 पीपल। एवरीथिंग नीडेड डेली लाइफ के लिए वो सब उसके मेनोरियल स्टेट में होती थी। ग्रेन उसी के खेतों में होता था, ब्लैकस्मिथ की सर्विसेज थी, कारपेंटर थे, और वो इम्प्लीमेंट्स वगैरह को रिपेयर भी करते थे, वेपन्स को भी, और स्टोन मैशंस भी थे जो बिल्डिंग का काम करते थे, मतलब उसकी हवेली का। विमेन स्पन जो है वो वीव करती थी, फैब्रिक वोव करती थी। चिल्ड्रन वाइन प्रेसिंग का काम करते थे। वाइन प्रेसिंग मतलब वो जिससे शराब बनाई जाती है, वो सड़े हुए जो अंगूर होते हैं ना एक्चुअली में, स्टूडेंट्स वाइन प्रेसिंग का वो काम पहले, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इस फील्ड में काम करते थे। एंड forest, the estate had extensive woodland and forests were the lords hunted। और वहां पे फॉरेस्ट में लॉर्ड शिकार के लिए भी जाया करते थे। दे कंटेन, ये एक आर्किटेक्चर प्लान बनाया गया है, ये एक इस तरीके से प्लान है ये। तो ये मेनोरियल एस्टेट पैशर और देयर, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे उनके एनिमल्स जो थे वो ग्रेजिंग भी करते थे। एंड देयर वाज अ चर्च ऑन द स्टेट, कैसल फॉर डिफेंस। कैसल मतलब होता है ना, जैसे ये आप चर्च का वो देखा होगा ना, और चर्च भी थी, कैसल भी था डिफेंस के लिए। फ्रॉम 13th century सम कैसल्स वर मेड बिगर, कि जहां पे रेजिडेंस बना दिया गया था नाइट की फैमिली का। इंग्लिश कैसल्स प्रैक्टिकली अननोन बिफोर नॉर्मन कॉन्केस्ट। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर थे जो ये कैसल्स थे, एंड मिलिट्री पावर का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे ये जो कैसल्स थे। द मेनोर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज सॉल्ट, मिलस्टोन, मेटलवेयर हैड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। मेनोर इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, उसको सॉल्ट बाहर से लेना पड़ता था, एंड मिलस्टोन मेटल का जो भी काम है वो उसको बाहर से मंगवाना पड़ता था। दोज लॉर्ड्स हु वांटेड अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, वो बहुत सुंदर फर्निशिंग देखते थे, सोफे वगैरह नहीं होते हमारे लाइक, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे, ऑर्नामेंट्स रखते थे जो लोकली प्रोड्यूस नहीं होते थे, उन्हें बाहर जाकर उन्हें खरीदना होता था। जिनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल था वो मेनोर में, वो मतलब ये पॉइंट जो है, ये पैराग्राफ ये शो कर रहा है कि मेनोर कुड नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट, और उसका ये रीजन है इस पैराग्राफ में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग जो हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे क्लास 11th, एंड लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिएगा, और मेरे को जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट दो आई एम हैविंग एक्सपीरियंस एज अ टीचर, बट यूट्यूब पे आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का, एंड थैंक यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।